किया था, इसको अटलांटिक चार्टर के नाम पे कहा जाता है। लेकिन इस अटलांटिक चार्टर में चर्चिल की जिद पे भारत को नहीं रखा गया था और ये कांग्रेस के अंदर बहस का विषय था कि भाई हम आपका युद्ध में साथ दे देंगे। हम युद्ध में साथ देने को, ऐसा नहीं गांधी जी मना कर रहे थे, गांधी जी परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से साथ ही दे रहे थे अंग्रेज सरकार का द्वितीय विश्व युद्ध में। तभी तो उन्होंने कोई आंदोलन शुरू नहीं किया 1942 तक। और सुभाष चंद्र बोस ने इसी आधार पे कांग्रेस को छोड़ा था कि अंग्रेज इस समय कमजोर है, हमें उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, अभी हमारा दुश्मन भले ही कमजोर है लेकिन हमें उनके साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जाहिर तौर पर अपरोक्ष रूप से हम उस समय के कांग्रेस जो थी गांधी जी समेत, नेहरू जी समेत ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे। ऐसे में चांग काई शेक वो व्यक्ति था जो चीन का शासक था, उसने कहा कि नहीं, भारत को भी आजादी अटलांटिक चार्टर के अंदर उसका नाम भी होना चाहिए। सोचिए, वो 1942 के पहले चांग काई शेक भारत की आजादी का समर्थन कर रहा था और भारत की यात्रा पे भी आया। और उनकी पत्नी के बारे में कहते हैं, मैडम चांग काई शेक जो थी वो बड़ी बेपनाह खूबसूरत थी और नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि उनकी तरफ वो आकर्षित हो गए थे। अगर सबको याद हो और आप चाहें तो तस्वीर भी लगा सकते हैं, तस्वीर है इसमें नेहरू जी शीर्षासन कर रहे हैं। वो तस्वीर, वो बेसिक शीर्षासन जो है वो मैडम चांग काई शेक को नेहरू दिखा रहे थे। तो जो हम लेडी माउंटबेटन इन सब की बात करते हैं, उसके पहले एक विदेशी महिला से प्रभावित होने का जो नेहरू जो आकर्षित हो गए थे वो मैडम चांग काई शेक थी। उनको मनोरंजन करने के लिए उनका वो शीर्षासन भी करते थे, उल्टे हो जाते थे और तस्वीरें भी खींचती थी उसकी। तो एक मित्रता नेहरू की चांग काई शेक के साथ हो गई। लेकिन चीन की अंदरूनी राजनीति में उस वक्त सिविल वॉर चल रहा था। माओ, जो कम्युनिस्ट माओ था, वो उसकी सेना चांग काई शेक की सेना से लड़ रही थी। 1948 तक आते आते कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया चीन पे। तो हमने पहला अपराध किसके साथ किया? हमने पहला अपराध किया कि दुनिया ने उस नई सरकार को, माओ की सरकार को मान्यता नहीं दी और नेहरू की सरकार ने झटपट उसको मान्यता दे दी। और किसके बिहाफ में दी? जिस चांग काई शेक, जिसको वहां से भागकर ताइवान जाना पड़ा, जो ताइवान और चीन का विवाद है वो तभी से पैदा होता है। उस चांग काई शेक को जब दुनिया में कोई बड़ा देश आपकी आजादी का समर्थन नहीं कर रहा था, मित्र देशों में, खासकर मित्र राष्ट्रों की जब मैं बात करता हूं, उसमें एक इतने बड़े देश का शासक आपकी आजादी की बात कर रहा था, आपको अटलांटिक चार्टर में लेने की बात कर रहा था। सबसे पहला धोखा हमारी विदेश नीति में हम किसी को देते हैं तो हम उसी व्यक्ति को दे देते हैं। हम माओ की सरकार को, कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दे देते हैं और मान्यता देने की इतनी जल्दी थी कि दुनिया के कई देशों ने नहीं दिया था। तो ये जो आजादी के पहले की जो मैंने घटना बताई है, ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से भारत की विदेश नीति तैयार हुई होगी। और ये हमारी जो पूरी विदेश नीति थी वो कहीं ना कहीं वो वामपंथी विचारों से प्रेरित विदेश नीति थी। और उसके बीज जो मैं मानता हूं कि वो 1927 के आसपास जब रशिया यात्रा होती है नेहरू की, 20 के दशक में आखिरी में, वहां से पढ़ना शुरू हो गए थे। और नेहरू ही एक तरह से भारत की विदेश नीति, आजादी के बाद तो खैर विदेश मंत्री बने और प्रधानमंत्री बने ही, आजादी के पहले भी जो कांग्रेस का विदेश नीति को लेकर क्या रुख होगा उसको भी नेहरू जी डिसाइड करते थे। बड़ा ही अच्छा एक उदाहरण है इस भ्रम को तोड़ने वाले कि विदेश नीति, विदेशों से जो भारत का आजादी का जो संघर्ष है उसके जो नेता विदेशों से कैसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं अपने पक्ष में, इसका बहुत अच्छा उदाहरण सुभाष चंद्र बोस ने दे दिया था। जब वो भागकर जर्मनी पहुंच गए, हिटलर से मुलाकात करने में कामयाब हो गए और जब वो जर्मनी से जापान की तरफ जाना का मन बना चुके थे कि अब जापान की मदद से वो, क्योंकि एशिया के अंदर जो युद्ध था वो जापान लड़ रहा था मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, तो उसकी मदद से हम भारत तक आ सकते हैं। तो जब ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि नेताजी जो है वो जापान जाएंगे और वहां पर कुछ ऐसी एक सेना बनाकर वो कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो इस खबर भर से नेहरू बौखला गए थे। उसकी बौखलाने की दो वजह हैं और ये बौखलाहट शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका मैं दूंगा कि ये मेरा शब्द नहीं है, किसने दिया है ये शब्द भी बताऊंगा आपको। नेहरू उसी से घबरा गए थे। उनके एक कॉम्प्लेक्स था नेताजी के प्रति नेहरू को कि ये मुझसे कई विषयों में था, चाहे वो एक चार्मिंग लीडर के तौर पर भी नेहरू का अपना कंपटीशन नेताजी से नजर आता था, भाषण की शैली को लेकर भी नजर आता था, युवाओं में लोकप्रियता को लेकर भी नेहरू के अंदर कॉम्प्लेक्स था नेताजी को लेकर। तो नेताजी जब एक सफलता की ओर बढ़ रहे थे और उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से भारत में बढ़ने लगी क्योंकि कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं कर रही थी और नेताजी ने जर्मनी और जापान से हाथ जब मिला लिया तो लोगों को लगा ये तो गजब हो गया। और रेडियो संदेश और बर्लिन रेडियो से उनकी खबरें आ रही हैं, तो एक पूरे भारत में हुआ कि यार असली काम तो नेताजी कर रहे हैं। तो नेहरू इससे इतने बौखला गए कि असम यात्रा की उन्होंने उस दौर में, और असम में उनके दो उदाहरण मिलते हैं, वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में छपे हुए हैं। पहला, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कोई भी सेना, जापान की सेना से उनका मतलब, तो कोई भी सेना आती है और उसमें अगर भारतीय सेना के लोग भी शामिल होते हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस की सेना के लोग भी शामिल होते हैं, तो मैं स्वयं उनसे डंडा लेकर युद्ध लड़ लूंगा। और ऐसी भाषा उन्होंने एक आम सभा में कही उसी दिन गुवाहाटी के अंदर कि अगर कोई ऐसी सेना आती है तो अंग्रेजों की सेना का आप साथ दो,
ये विदेश नीति का हिस्सा है। किस समय आप विश्व युद्ध में किस तरफ खड़े, तो नेहरू जी अपने भाषण में कहते हैं कि अगर विदेशी सेना आती है, जापान की सेना, और उसके साथ भारत की सेना के भी कुछ लोग जुड़े होते हैं, इशारा सुभाष चंद्र बोस की तरफ था, तो मैं जनता से आह्वान करता हूं कि इस वक्त अंग्रेज सेना के साथ मिलकर हमें उनका साथ देना चाहिए। ये लिखित में। और इस वाक्य का जिक्र करते हुए राम मनोहर लोहिया, जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उन्होंने भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि नेहरू 2 वजहों से उस वक्त में परेशान थे। एक तो ये कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, और उनके प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान की मदद लेकर कुछ तो कर रहे थे। दूसरा, वो इस बात से डरे हुए थे नेहरू जी कि सुभाष चंद्र बोस के हाथों उनका दमन हो जाएगा, राजनीतिक दमन हो जाएगा, मतलब सुभाष चंद्र बोस उनको पछाड़ देंगे। तो ये बात राम मनोहर लोहिया ने लिखी, और उसमें लिखते हैं कि इसीलिए असम में जो नेहरू भाषण दे रहे थे, वो ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त होकर वो इस तरह के भाषण दे रहे थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, जो नेहरू का बड़े से बड़ा विरोधी, मुझ जैसा व्यक्ति भी उनके लिए नहीं कहता, वो बात राम मनोहर लोहिया ने कही। और इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू, कोट अनकोट राम मनोहर लोहिया, इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू विक्षिप्तों की तरह व्यवहार कर रहे थे। विक्षिप्त यानी कि पागल। तो राम मनोहर लोहिया अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नेहरू विक्षिप्तों की तरह व्यवहार कर रहे थे, यानी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो नेहरू की ये विदेश नीति की झलकें हैं कि जो उन्होंने आज़ादी के पहले अपनी जो विदेश नीति, उन्होंने जिस तरह से वो कांग्रेस की तैयार करते थे, कांग्रेस का रिलेशनशिप विदेशों से क्या होगी, वो इस तरह की थी। और आज़ादी के बाद जो रही, वो उसमें मैंने बताया कि पहला धोखा जो है उसी मित्र को दे दिया जो आपको आज़ादी के आंदोलन में साथ दे रहा था। ये